मैं प्रभास कुमार पीजीटी भूगोल जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव बुल्डाना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के खनिज चैप्टर में खनिज के बारे में जानकारी और भारत में लौ एस के क्षेत्र जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होगी कि खनिज कहाँ मिलते हैं, खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं। रोहन बाजर खड़े हो। खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? शैलों से। सही है। अब जो शैल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके संदर्भ में और जानकारी हम प्राप्त करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है। शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक्स, अवसादी शैल सेडिमेंट्री रॉक्स, कायांतरित शैल मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय शैल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिन शैलों का खनिज जो है सामान्यतः ये जो 3 प्रकार की शैलें हैं, चाहे आग्नेय शैल हो, अवसादी या कायांतरित, तो सामान्यतः जो खनिज हैं वो अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों में बहुतायत से मिलते हैं। आगे हम इसके बारे में और जानकारी करेंगे। निर्माण आग्नेय से हुआ है, उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। अर्थात जिन शैलों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से होता है, उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। चूंकि इन शैलों का निर्माण पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आने वाला आग की तरह का लाल द्रवित मैग्मा ही लावा कहलाता है। पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आने के बाद तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। धरातल पर लावा के ठंडे होकर ठोस होने से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय शैलों की संरचना बहुत बारीक कणों वाली होती है। बेसाल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। पिघला हुआ मैग्मा कभी कभी धरातल के अंदर गहराई से ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। फूल होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार बने शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। बलुआ पत्थर अवसादी शैल का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह रेत के दानों के ठोस होने से बनता है। अवसादी शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों के गुण व रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार परिवर्तित शैलों को कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया द्वारा चिकनी मिट्टी, स्लेट पे एवं चूना पत्थर संगमरमर में किया जाता है। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आइए शैल चक्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक उमम बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है।
खनिज मानव जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। खनिजों का उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खनिज शैलों में मिलते हैं और शैलों के प्रकार, चाहे वो आग्नेय शैल हो, कायांतरित शैल हो या फिर अवसादी शैल हो। तो सामान्यतः जो खनिज है वो अवसादी शैल की परतों में यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि अधिकांश जीवाश्म ईंधन अवसादी शैल की परतों में मिलते हैं। और आग्नेय शैल से फिर अवसादी शैल और फिर पुनः रूपांतरित, कायांतरित, परिवर्तित शैल, जिसे इंग्लिश में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो शैल चक्र के माध्यम से पुनः आग्नेय शैल, अवसादी और फिर उसके पश्चात कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो बहुमूल्य जो खनिज है और रोजमर्रा के दिन उपयोग में जो हम लाते हैं वो खनिज हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? शैलों से। तो आज हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे और सर्वप्रथम खनिज की परिभाषा। तो वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है। कठोर हीरा से लेकर के नर्म चूना पत्थर तक इसमें सम्मिलित है। और एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। खनिजों के विविध रंग के आधार पर, कठोरता के आधार पर, चमक के आधार पर, घनत्व और विविध क्रिस्टल उसमें पाए जाते हैं। उसकी विशेषता अगर देखें, 1600 से अधिक खनिजों के बारे में मनुष्य को जानकारी है। आजादी के समय भारत में केवल 22 खनिज निकाले जाते हैं, लेकिन अब डिफरेंट टाइप के 125 प्रकार के खनिज भारत से निकाले जा रहे हैं, जिसमें 35 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसका आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज का आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सुबह प्रातः काल उठते हैं तो उस समय से उपयोग शुरू हो जाता है और रात्रि तक रोजमर्रा के जीवन में खनिज के बिना हम उसकी अपने दैनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए और वैज्ञानिक प्रगति के लिए खनिजों का होना आवश्यक है। तो क्योंकि खनिज पर आधारित उद्योग, अगर उद्योग धंधे, कल कारखाने कुछ जो खनिज पे आधारित है, अगर उनको खनिज नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाएंगे, उनका कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए खनिज हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से और किसी भी देश के लिए ये इसकी महत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसा कि है तात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो हम इसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है? सर्वप्रथम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, इसमें जो मुख्य अंतर है आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। इसके बारे में रिया पट, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिफरेंस बता रहा है। Non-metallic minerals are organic in origin, yes, such as fossil fuels, and metallic minerals are metallic minerals from which we get metals such as gold,
silver and other metals. Yes. Non-metallic, for example, We get them from fossil fuels, non-metallic minerals, and manganese is a non-metallic mineral. Nickel, cobalt. मैंगनीज मेटेलिक है, ठीक है। तो धात्विक खनिज या मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, धात्विक खनिज धातु के रूप में, यानी जितने भी धात्विक खनिज हैं उन्हें सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसको मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट का मतलब प्रगलन की प्रक्रिया, उसको पिघलाया जा सकता है। खनिज जो कोई भी अगर धरातल के अंदर से निकालते हैं, चाहे वो ड्रिल के द्वारा हो, वेधन की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं वेधन, या फिर माइंस, ओपन माइंस, वेधन हो या खनन की प्रक्रिया हो, माइनिंग, ये दो प्रकार की विधियां हैं। तो धात्विक खनिज को पिघलाया जा सकता है, अगर मेल्ट किया जा सकता है, और जिसको हम कहते हैं प्रगलन की प्रक्रिया, प्रगलन। दूसरा, इसके तार खींचे जा सकते हैं। जो खनिज निकलते हैं उसमें, उसको हम ओर कहते हैं, आयरन ओर, यानी अयस्क के रूप में। उसमें बहुत सी अशुद्धियां मिली होती हैं। मान लिया आयरन ओर है, लो अयस्क है, तो वो उनको अयस्क से वो पिघलाया जाएगा। लो अयस्क को, लो अयस्क लोहा हो, तांबा हो, तो उनको पिघला करके जो उसमें अशुद्धियां हैं उनको अलग की जाती हैं, और तब उनको जिस आकार प्रकार में डालना है उसको किया जा सकता है। दूसरा, ये विद्युत का सुचालक है, और जबकि ये अधात्विक खनिज जो है विद्युत का यानी गुड कंडक्टर नहीं है, सुचालक नहीं है, कुचालक है, यानी विद्युत का कुचालक है, होता है। और साथ ही साथ इनको पिघलाया नहीं जा सकता, इसको नहीं पिघलाया जा सकता अधात्विक खनिज, क्योंकि नमक है, कोयला है, ये धातु के रूप में नहीं है। उसी तरह और भी खनिज है, जिप्सम है, सोरा है, चूना पत्थर है, ये अधात्विक खनिज के उदाहरण है। चूना पत्थर, जिप्सम, ये जल में घुलनशील है, विद्युत का उचालक है। इनको पिघलाया नहीं जा सकता, इनके तार नहीं खींचे जा सकते। तो ये धात्विक और अधात्विक के अंतर है। और जैसा कि आपको उदाहरण दिख रहा है इसमें, धात्विक खनिज को भी जो डिवीजन किया गया है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल्य खनिज, यानी लोहा, जो लौह, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये लौह धातु है। और अभी जैसे आपने बताया कि मैंगनीज ये धात्विक खनिज है, अधात्विक नहीं है, ठीक है। इनको पिघलाया जा सकता है क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग में मैंगनीज की आवश्यकता होती है। अधात्विक अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और ऊर्जा खनिज जो डिवीजन किया गया है, जिसको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब ये कुछ चित्र हैं जो खनिज के, लाइमस्टोन का, मैंगनीज का, डोलोमाइट का, और ये आपका सेलखड़ी, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, पायराइट। और हम आपको ये भी दिखा सकते हैं, आप जैसे ये बेसाल्ट है, ठीक है, और ये डोलोमाइट है। उसी तरह जो है ये फेल्सपार है। और धात्विक खनिज जो है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हेमेटाइट के रूप में, जो लो एस का प्रकार है, हेमेटाइट ये है। उसी तरह अगर देखें ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, और चित्र के रूप में भी आप देख सकते हैं इधर। अब है कि भारत में खनिजों का वितरण। सामान्यतः जो खनिज हैं
जो भारत में या कहीं भी किसी भी देश में जो पाए जाते हैं वो पठारी क्षेत्र में सामान्यतः। तो भौगोलिक जो संरचना है उसके कारण भारत जो है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, ये भारत की खनिज आग्नेय और छायांतरित चट्टानों से है। लेकिन जो मैदानी भूभाग है, क्योंकि प्लेन लैंड है, और पहले ही चर्चा हुई कि खनिज जो है कहां से निकाले जाते हैं या प्राप्त होते हैं हमें, किससे? शैलों से। तो ये खनिज से भिन्न है, यानी थोड़े बहुत मिल सकते हैं, नहीं के बराबर। तो किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। अब धात्विक अधात्विक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, ये पहले ही है कि धात्विक जो अंतर है कि लोहा, तांबा, सोना, जिनमें लौह अंश होते हैं उसे लौह अयस्क है। लोहे का अंश जिसमें लौह अंश नहीं होगा वो अधात्विक में, भी धात्विक में अलौह धात्विक खनिज, तांबा, बॉक्साइट। और अधात्विक खनिज या कार्बनिक उत्पत्ति के भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जीवाश्म ईंधन, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये पृथ्वी में दबे प्राणी और पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम। और अधात्विक खनिज जो कार्बनिक उत्पत्ति के नहीं है, अब्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट इत्यादि। अब खनिज की विशेषता के बारे में हम देखें। इनका वितरण जो है असमान है। खनिज का वितरण ऐसा नहीं कि सभी स्थानों पर मिलेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता असमान, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी यानी विपरीत संबंध पाया जाता है। जो अच्छे गुणवत्ता वाले खनिज हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं, और कम गुणवत्ता वाले खनिज की तुलना में जो है ये कम गुणवत्ता वाले अधिक मिलते हैं। और नवीकरणीय संसाधन नहीं है, समय के साथ ये समाप्त हो जाते हैं, यानी इनको बनने में इनका तुरंत पुनर्निर्माण संभव नहीं है खनिज, क्योंकि इसको हम अनवीकरणीय संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत लाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इसे बनने में बहुत अधिक समय लगता है और इसका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है। जल नवीकरणीय संसाधन है तो भी उनके संरक्षण की बात आती है, तो ये तो अनवीकरणीय संसाधन है जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक बार हम उसको खोद करके या वेधन की प्रक्रिया के द्वारा अगर कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, खनिज तेल, पेट्रोलियम के रूप में निकाल लेते हैं, गैस को निकाल लेते हैं, तो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। केवल धात्विक खनिज का पुनर्चक्रण या रिसाइकिल संभव है, इसलिए हमें इसके कंजर्वेशन की आवश्यकता महसूस की जाती है खनिज की, और इसलिए हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब है कि भारत में पाए जाने वाले जो खनिज है उसकी क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई, उत्तरी मैदान में खनिज की कमी है, और क्योंकि शैलों के ऊपर नदियों ने मिट्टी बिछा करके ला दी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य सहायक नदियों के द्वारा जो है ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है मैदानी। हिमालय के क्षेत्र में भी खनिज की कमी है, और कहीं कहीं अगर खनिज है तो आर्थिक दृष्टि से निकालना लाभप्रद नहीं है। खनिज का खनन, कोई भी खनिज हो, वो तभी होता है जब उसकी मात्रा निश्चित की जाती है और उसकी गुणवत्ता, कि उसको अगर हम खनन करते हैं, निकालते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा या नहीं। तो हमारे देश में जैसा कि पहले ही बताया कि अधिकतर खनिज जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में यानी पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं। अब पहला जो है खनिज की जो पेटियां हैं, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी इसमें छोटा नागपुर का पठारी भाग अगर हम देख लें तो लगभग 30% से अधिक खनिज जो है ये छोटा नागपुर के पठारी भाग में भारत में प्राप्त होता है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के खनिज के संपन्न भाग जो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इससे हमें प्राप्त होता है। और धात्विक खनिज, बहुमूल्य जो खनिज है, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग आश्रित है, खास करके लोहा, कोयला और मैग्नीज, वो इस क्षेत्र में बहुत आय से मिलते हैं। पहला हो गया उत्तर पूर्वी, दूसरा दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र, तो ये कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु तक विस्तृत है। इस पेटी में उच्च गुणवत्ता वाली लोहा, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि पाया जाता है। और केरल में मोनाजाइट निक्षेप
मिलते हैं। तो उत्तर पूर्वी पेटी की तुलना में इस पेटी में खनिज के मामले में उतनी विविधता नहीं पाई जाती। तमिलनाडु में नेवेली में निम्न गुणवत्ता वाले लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये तीसरी पट्टी है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विकसित है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तो मुख्य हमें पढ़ना है लो एस्क के, जो माइनिंग से संबंधित, जो माइनिंग की जाती है उससे संबंधित एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। कि लो एस्क का जो खनन किया जाता है वो परत दर परत, जैसे कोयला जो है अवसादी सेल की परतों में मिलता है और ओपन माइंस के रूप में जो खनन की विधि है, ओपन माइंस लो एस्क के परतों के रूप में निकाला जाता है और उससे संबंधित एक वीडियो आपने देखा। आपके जो बताया गया, जानकारी दी गई उस आधार पर राजनंदनी बताइए कौन सा क्षेत्र भारत का खनिज के मामले में धनी है, या अधिकतर खनिज जो है किस क्षेत्र में मिलते हैं उनके नाम बताने, नहीं उस एरिया का नाम बताना है। ये तो राज्य के नाम हो गए। हाँ बताना। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण प्रदेश। हाँ चलो प्रसाद बोलकर बताइए। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, उसमें भी कौन सा पठारी क्षेत्र है? छोटा नागपुर। हाँ सही है, छोटा नागपुर का पठारी, झारखंड। छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश खनिज के मामले में धनी है और प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग खनिज के संसाधन के मामले में ये धनी है, जैसे की चर्चा हुई पहले ही। अब हम आते हैं आयरन ओर के बारे में। भारत में लो एस्क के प्रचुर भंडार है। प्रचुर का मतलब अधिक, प्रत्येक मात्रा में, इसलिए अगर देखें तो भारत से अभी भी लो एस्क का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है धीरे धीरे, जबकि अयस्क का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आज में कल हमारे भंडार समाप्त हो जाने वाले हैं, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमारे यहाँ चूंकि एशिया के विशालतम लो एस्क आरक्षित है और जो प्रकार पाए जाते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। जो अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट एस्क है, लो एस्क, उसमें 70% लोहे की मात्रा है, लोहांश, और इससे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा जो है उसे मैग्नेटाइट कर। दूसरा जो है हेमेटाइट, वो 50 से 60%, इसमें लो एस्क की मात्रा जो है वो 50 से 60% होती है। ये आपका जो है लो एस्क की मुख्य पेटी है, जो भंडार है भारत में, इसके संदर्भ में आप देखें। इसमें एक एक करके चर्चा होगी आपकी। और ये अगर देखें आप तो ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इधर से लेकर के ये वाला और इधर दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तो अधिकतर खनिज जो मिलते हैं इन प्रदेशों में भी मिल रहे हैं। अब लो एस्क की खान, जो लो एस्क की खाने हैं उसको जो ट्रायंगल है, रेड ट्रायंगल से दिखाया गया है, और एक एक करके जो पेटियां हैं इसकी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा के मयूरभंज और तेंदुलकर की बादाम पहाड़ी के खानों से
अच्छे किस्म का हेमेटाइट एस्क मिलता है, जबकि झारखंड में सिंहभूम जिले में गुआ और नोआ मुंडी। अब इसको मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये केनपुझर और गुआ, इधर ये जो है क्षेत्र, यहाँ पर लोएस दिखा रहे हैं। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में आ गया, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले की बैलाडीला पहाड़ी, यानी बैल के ढील के आकार का, इसलिए इसका नाम बैलाडीला पड़ा है। ये यहाँ भी आपका हेमेटाइट किस्म का लोएस मिलता है, और यहाँ 14 रिजर्व अलग अलग जो डिपोजिशन है 14 भंडार है। और यहाँ से जो खान से बैलाडीला खान से खनिज को निकालकर विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। और अगर हम मानचित्र में देखें तो ये आपका इधर दुर्ग, चंद्रपुर और बस्तर पेटी यहाँ पर है। ये बैलाडीला खान का चित्र है, देख सकते हैं। अब ये जो खनिज निकाल करके देख लीजिए, इधर उधर से होते हुए ये इधर निकाले जाते हैं और इधर नीचे और जाए जाते हैं, कहीं नीचे से खनन की प्रक्रिया होती है। तीसरी पेटी है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर पेटी। ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, और इसमें जैसे बैलाडीला था वैसे ही कुद्रेमुख की जो खान है, जो खनिज निकाला जाता है 100%। इसका जो निकाल करके क्या करते हैं, जैसे पाइपलाइन परिवहन के बारे में आपको जानकारी होगी कि स्लरी के रूप में पिघला करके इनको मैंगलोर के निकट के बंदरगाह में भेजा जाता है। जो पाइपलाइन परिवहन बहुत ही आसानी से भेजा जाता है, इसको स्लरी के रूप में यानी पिघला करके इनको भेजा जाता है। कहां पर? मैंगलोर। ये बैलाडीला की खान है आपका, और इधर देख लीजिए चित्रदुर्ग बेल्लारी पेटी यहां पर है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो गोवा राज्य में लोएस्क बहुत वर्षों से निकाला जा रहा है, और महाराष्ट्र में ये रत्नागिरी जिले में, यहाँ के खानों में जो एस्क है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, यानी निम्न गुणवत्ता वाले हैं। और यहाँ भी एस्क को क्या करते हैं, मारवा गोवा जो पोर्ट है इससे निर्यात किया जाता है। तो भारत में जो अधिकतर लोएस्क बहुत से बैलाडीला से, कुद्रेमुख से या गोवा से निकाल करके क्या कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया, जापान को भेज रहे हैं। ये आपका परसेंटेज है कि लोएस्क का कहाँ कितना परसेंट निकाला जा रहा है। उड़ीसा 25, कर्नाटका, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। तो ये आपको लोएस्क की मुख्य पेटियों के बारे में चर्चा की गई, और लोएस्क का महत्व किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किस उद्योग के लिए आवश्यक है, प्राजक्ता उजागर। लोएस्क से मुख्य उद्योग कौन सा आश्रित है? लोहा इस्पात उद्योग। सही है, बिल्कुल राइट, लोहा इस्पात उद्योग। तो लोएस्क एक बहुत ही आधारभूत खनिज है, और जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग के रूप में जानते हैं। आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य उद्योगों को यह आधार प्रदान करता है, और लोहा इस्पात उद्योग से तो किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है लोहा इस्पात उद्योग का विकास होना। मान लिया हम दक्षिण कोरिया और जापान को भेज रहे हैं, और यहाँ के खनिज, आयातित खनिज पर वहाँ का लोहा इस्पात उद्योग आश्रित है। अब कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं आपको, जो आपने पढ़ लिए है पहले ही, कि खनिज क्या है, इसको परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा। हाँ बताओ। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें रासायनिक विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं। रासायनिक विशिष्ट गुणों का
हाँ चलो तुम बताओ क्या रही है। एक ऐसा भौतिक पदार्थ जो हमें खनन के द्वारा प्राप्त होता है, उसे खनिज कहते हैं। तुम बताओ। It is organic or inorganic in origin and they have specific chemical and physical properties. भौतिक और निश्चित रासायनिक संरचना होगी, भौतिक गुणधर्म होगा जिसकी चर्चा की गई, और रंग के आधार पर, चमक के आधार पर, कठोरता के आधार पर, घनत्व के आधार पर ये इसके विशेषता होती है, अलग अलग होते हैं। तो विभिन्न तत्वों का योग है खनिज, और इसके बारे में आपको जानकारी है पहले से। अब धात्विक और अधात्विक खनिज में जो अंतर है उसको बताना है। हाँ प्रज्वल लग रहा है, खड़ी धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। धात्विक खनिज के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, जिसमें लोह और अलोह खनिज आते हैं। लोह खनिज जिसमें लोह होता है, वो जैसे मैग्नीज हो गया, लोह हो गया, और अधात्विक जिसमें लोह उपलब्ध नहीं होता है, जैसे हो गया बॉक्साइट, चुनावट। और अधात्विक में धातु का कोई भी अंश नहीं होता है, ये कार्बनिक से युक्त होते हैं। और अधात्विक में मुख्यतः अपने कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऐसे खनिज आते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब भारत में लौह की प्रमुख पेटियां कौन कौन सी हैं, अभी जानकारी दी गई। लौह की पेटी के बारे में जानकारी देगी लौह। हाँ राहुल, ये मोहन बाजे। पेटी वस्त्र जो कर्नाटक में पाई जाती है वो एक पेटी है। ठीक है भाई। तो इस तरह हमने आज जानकारी प्राप्त की। अब प्रमुख पेटियों के बारे में आपको पहले ही जानकारी दी गई थी। कौन कौन सी? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु पेटी, और महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये है मुख्य रूप से, यानी महाराष्ट्र गोवा पेटी है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है, और उड़ीसा झारखंड पेटी है। तो इन क्षेत्रों में लौह अयस्क निकाला जाता है, और हमारे देश के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, अन्य उद्योगों के लिए, और निर्यात, जो हमारे यहाँ लौह अयस्क का खनन किया जाता है, निर्यातोन्मुखी है। तो हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको भारत के रेखा मानचित्र में लौह अयस्क के क्षेत्र को दर्शा करके आउटलाइन में लाना है। धन्यवाद।